बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब ये हमारे पास एक नया एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6.1 जो हमने किया था वहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा दिया जाता था। वो डेटा जब हमारे पास दिया जाता तो हमें कुछ समझ नहीं आता। उसको अपने लिए आसान करने के लिए हम क्या करते थे, एक टेबल बना लेते थे और उसमें तमाम डेटा तरतीब से लिख लेते। उस टेबल को देखकर हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। अब यहाँ एक्सरसाइज 6.2 में उस टेबल से एक स्टेप और आगे जाएंगे, अपने लिए चीज़ें और आसान करेंगे। टेबल में क्या होता था, बहुत सारा डेटा, तमाम डेटा हम तरतीब से लिख लेते थे, हमें पूरा डेटा समझ आ जाता। अब हर जगह पूरा डेटा देना मुश्किल होता है, तो इससे एक और स्टेप हम आगे जाएंगे और आसान करेंगे टेबल की मुनासबत से। तो वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेंगे ताकि जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उनको हमारे लिए सॉल्व करना आसान रहे। पहले हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मेजर्स और टेक्निक्स टू डिटरमाइन द सेंट्रल वैल्यू are known as measures of central tendency. The most common types of central tendency are arithmetic means, median, mode, geometric mean, harmonic mean. अब इंग्लिश के पढ़ने से आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। हम क्या करेंगे, इसको आसान अल्फाज में समझते हैं। ऐसी टेक्निक, ऐसा मेथड जिसके ज़रिए हम सेंट्रल वैल्यू मालूम करें उसे हम क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके हमारे पास 5 टाइप्स हैं। कौन से हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। फिर से समझते हैं कि ऐसी टेक्निक और ऐसा मेथड जिसके ज़रिए हम सेंट्रल वैल्यू मालूम करें उसे हम क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पर एक और बात समझ लें, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने ये याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। ठीक है, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। इनको सिर्फ समझना है, याद नहीं करना। अच्छा, ऐसा टेक्निक, ऐसा मेथड जिसमें हम सेंट्रल वैल्यू मालूम करें उसे क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आप कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी को समझने के लिए मैं क्या कहता हूँ, ये हमारे पास, इसे हम एवरेज कहते हैं। अब एवरेज फिर से आपको समझ नहीं आया होगा। एवरेज को क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, वर्ल्ड कप का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैं लिखता हूँ बाबर आजम। बाबर आजम का हम क्या करते हैं, पिछले कुछ मैचेस का हम उसका स्कोर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाबर आजम ने एक मैच में 40 किए, दूसरे मैच में 65, 70, 90, 100, फिर हमारे पास 12 स्कोर किया, 30 किया, 45, 90, ठीक है, 60, 70, 100, 120, फिर 0 पे आउट, फिर 21, 39, इस तरह। अब ये हमने क्या किया, बाबर आजम के पिछले कुछ मैचेस के हमने स्कोर निकाले कि एक मैच में इतना स्कोर किया, एक मैच में इतना। अगर हमसे कोई पूछे तो इतना सारा हमें याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज बताएंगे। जब हम इन तमाम मैचेस का एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे कि भाई बाबर आजम हर मैच में कितना, उसका एवरेज कितना है, 55 है। जब इन तमाम स्कोर को एक साथ करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालना हमारे लिए आसान रहेगा। अब हम इतने सारे मैचेस के स्कोर बताने के बजाय सिर्फ क्या बताएंगे, एवरेज बताएंगे। पहले हम इतना सारा बताते थे, अब इतना सारा बताने की जगह हम सिर्फ एवरेज बताएंगे और अगले को समझ आ जाएगा कि वो कितना स्कोर बना रहा है, ज़्यादा बना रहा है या कम बना रहा है। अब एवरेज निकालने का फार्मूला होता है, आगे हम सीखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, किस चीज़ की एग्जाम्पल है, एवरेज को सीखने की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास 10th क्लास का हमने फ़र्ज़ करे एक एग्ज़ाम लिया मैथ का। ठीक है, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट थे, स्टूडेंट की तादाद हमारे पास 7 स्टूडेंट थे। इन्होंने कितने मार्क्स लिए वो यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें हमसे कोई पूछता है कि भाई आपने टेस्ट लिया, उसका क्या हुआ। तो अब हम ये
पूरा ज़बानी नहीं बता सकते कि एक स्टूडेंट ने, पहले स्टूडेंट ने 43 मार्क्स लिए, दूसरे स्टूडेंट ने 55, तीसरे स्टूडेंट ने 70, चौथे स्टूडेंट ने 35, तो ये तमाम बताना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसके ज़रिए, इसके मुतबादिल, इसके अपोजिट हम क्या कर सकते हैं, एवरेज बता देंगे कि हमारे पास टेस्ट का एवरेज इतना है। वो काफ़ी सिंपल है। अब एवरेज निकालने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेता हूँ, आपको समझ आ सके। एड ऑल द मार्क्स। क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास मार्क्स थे उनको आपस में जमा करेंगे, देन डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं वो हम आपस में जमा करेंगे, फिर इसको, इस मार्क्स को हमने डिवाइड करवाना है किस चीज़ से, नंबर ऑफ स्टूडेंट के जरिए हमने इसको डिवाइड करवाना है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। थोड़ा सा कैलकुलेटर से हेल्प लेंगे। हमारे पास टोटल कितने मार्क्स हैं, पहले मार्क को ऐड करते हैं। 43 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 35 प्लस 60 प्लस 59 प्लस 73। हमारे पास टोटल कितने मार्क्स आए, 395। हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 करेंगे। अगर हम 395 को डिवाइड करवाए 7 पर, हमारे पास क्या आ रहा है, 56। एवरेज हमारे पास क्या है, 56.42। अब अगर हम, कोई हमसे पूछे कि भाई आपने टेस्ट लिया था, वो उसका क्या हुआ रिजल्ट का, तो हम ये नहीं बता सकते पहले स्टूडेंट ने 43, 55, 70। हम उसके बदले क्या बताएंगे कि भाई हमारे रिजल्ट का एवरेज क्या आया, 56.42 आया हमारे पास। हमारे टेस्ट का एवरेज क्या है, 56.42। अब ये हम बताएंगे, वो समझ जाएगा कि लड़कों के मार्क्स ज़्यादा थे या कम थे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हमने क्या सीखा, एवरेज भी निकालना सीख लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन। इसको पढ़ते और समझते हैं। अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द अदर ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इट इज आल्सो नोन एज और अर्थमेटिक मीन एंड डिनोटेड बाय एक्स सिंबॉलिकली। अब इसको समझते हैं और पढ़ते हैं, इंग्लिश से हमें कुछ समझ नहीं आया। अर्थमेटिक मीन एक ऐसा टेक्निक और मेथड है जो कि हम वैल्यू को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ की वैल्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस डेटा पर हम काम कर रहे हो उस डेटा को मालूम करने के, उस डेटा की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन इस्तेमाल करते हैं, ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक मीन को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, इस तरह x लिखते हैं और ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक लाइन होती है, एक बार होता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब ये हमारे पास क्या है, एवरेज फार्मूला। एवरेज को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है, x के ऊपर इस तरह बार होता है जिसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, बराबर है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऊपर लिखा जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे लिखा जाएगा, इसे डिवाइड करवाया जाएगा। सेम इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है, एवरेज का फार्मूला है। ऊपर वाला भी एवरेज का फार्मूला है, नीचे वाला भी एवरेज का फार्मूला है। अब आप कहेंगे जब दोनों एवरेज का फार्मूला है, दोनों में फ़र्क क्या है। अब ये जो ऊपर वाला है ये आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, आम जिंदगी में इस्तेमाल किया जाता है एवरेज के लिए। नीचे वाला जो है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ठीक है, ये वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये समझते हैं, ये कुछ चीज़ें इसमें हैं, ये समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले x के ऊपर बार है, इसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। ये जो निशान आपके पास ई की तरह है, इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा। ये हमारे पास क्या हुआ, सिग्मा हुआ। ये जो x है, इस x से क्या होगा, नंबर ऑफ x जो है हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और ये जो n लिखा गया है ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये हमारे पास सिर्फ क्या है, ऑब्जर्वेशन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इस वाले निशान को हम सिग्मा कहते हैं। ये x किस चीज़ को जाहिर करता है, ऑब्जर्वेशंस को। नीचे जो n है वो किस चीज़ को जाहिर करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। ये जो x लिखा गया है ऊपर बार है, इसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं।
दोनों का प्रोसेस जो है वो सेम ही है। दोनों एवरेज के फार्मूले हैं, इनसे हम एवरेज निकालते हैं। ऊपर वाला आम जिंदगी आम इस्तेमाल होता है आमतौर पर, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम इस वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, ये पूरा चार्ट अपनी कॉपी में एक दफ़ा लाजमी इसी तरह उतार देना है, ठीक है, क्योंकि आगे हमने इसी चार्ट की मदद से तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास डेटा जो होता है वो दो किस्म का होता है। एक होता है अनग्रुप डेटा, दूसरा होता है हमारे पास ग्रुप डेटा। डेटा दो किस्म के होता है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अब अनग्रुप्ड जो होता है उसके फिर से दो टाइप्स होते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। अगर आपके पास सवाल आ जाए डायरेक्ट मेथड का, तो हमने क्या करना है, इस वाले फार्मूले से हमने सॉल्व कर देना है। ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक है, मीन इस साइन को हम सिग्मा कहते हैं। एक्स से हमारे पास क्या है, ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है उसके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स से हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, एन से हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास अनग्रुप डेटा में डायरेक्ट मेथड का सवाल आ जाए तो हमने इस फार्मूले से करना है। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है। अब इनडायरेक्ट मेथड को अगर हमारे पास सवाल आ जाए तो इन दोनों फार्मूले के ज़रिए हमने सवाल को सॉल्व कर लेना है। हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, ए से हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू आती है, ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा हो गया। डी से हमारे पास डेविएशन हो गया, यहाँ पर मैंने लिखा है तमाम। अब हमारे पास एन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपके पास सवाल में दिया होगा कि ये आपने डायरेक्ट तरीके से करना है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट के हमारे पास दो फार्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि हमें कैसे मालूम कि हमने इस वाले फार्मूले से करना है या इस। ये जब हम सवाल को देखेंगे तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि इस वाले फार्मूले से सॉल्व करना है या इस वाले फार्मूले से सॉल्व करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप डेटा के फिर से दो मेथड है, एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फिर से हमारे पास ये एक फार्मूला दिया गया है, अर्थमेटिक मीन सिग्मा हो गया। एफ से हमारे पास यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, एफ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, एक्स से हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है, फिर से सिग्मा फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास ग्रुप डेटा में डायरेक्ट मेथड का सवाल आ जाए तो हमने इस फार्मूले से सॉल्व करना है। अब इस डायरेक्ट मेथड और इस डायरेक्ट मेथड में देखिए हमारे पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फर्क है। अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि इनडायरेक्ट मेथड का डायरेक्ट मेथड का सवाल है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं हो तो इस वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ग्रुप डेटा का जो हमारे पास सेकेंड है इनडायरेक्ट मेथड, इसके फिर से हमारे पास दो फार्मूले दिए गए हैं। पहला फार्मूला इसका और इसका, दोनों में अगर हम फर्क देखें तो फिर से f का फर्क है, यहाँ पर f मौजूद, यहाँ पर नहीं, फ्रीक्वेंसी का फर्क है। फिर से हमारे पास इनडायरेक्ट के दो हमारे पास क्या है, दो फार्मूले हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किस फार्मूले से हमने सवाल सॉल्व करना है, ये सवाल देखकर ही हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट के भी, ग्रुप डेटा में इनडायरेक्ट के दो फार्मूले हैं, अनग्रुप में इनडायरेक्ट के दो फार्मूले हैं। दोनों को कंपैरिजन कर ले, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फर्क आएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इस चार्ट को आपने मुकम्मल कॉपी पे बनाना है, इसी की मदद से हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमने किस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व कर लेना है। इन फार्मूलों के देखना है, फिर हमने वहाँ पर अप्लाई करना है। जो अल्फ़ाबेट्स है वो यहाँ पर मैंने लिख दिए कि किसका मतलब क्या होता है। पर एक और बात समझ ले, ये जो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड होता है इसके दो और नाम है। पहला नाम हमारे पास क्या है, शॉर्टकट, ठीक है। दूसरा नाम इसका क्या है, कोडिंग। ये दोनों भी इसे कहा जाता है। शायद आपके सवाल में आपके पास आ जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपने इसको शॉर्टकट मेथड से या कोडिंग मेथड से करना है। तब जाके आपने क्या समझना है कि भाई हमारे पास ये इनडायरेक्ट मेथड वाला सवाल है। तो ये दोनों भी नाम आपने ऊपर यहाँ पर लिख देने हैं। इनडायरेक्ट को हम शॉर्टकट और कोडिंग मेथड भी कहते हैं।